कार्टेलों के साथ रहते हुए अमेरिका ने न केवल दक्षिणी सीमा पर बल्कि मेक्सिको के अंदरूनी इलाकों में भी मैक्सिकन ड्रग कार्टेलों पर अपनी निगरानी काफी बढ़ा दी है। उन्हें लगता था कि वे अमेरिका के सबसे बेहतरीन कार्टेलों से मुकाबला कर सकते हैं। जरा फिर से सोचिए, जब कार्टेल के गुंडों ने सीमा पर गश्त कर रहे एक अमेरिकी लड़ाकू विमान पर निशाना साधा तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। वॉयेजर मिशन कुछ ही पलों में एक सामान्य घटना से बदले की भावना में बदल गया। इसके बाद जो हुआ उससे कार्टेल को अपनी सुरक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि ऊपर से सैन्य ताकतें बरस रही थीं। सीमा पर हुई इस चौंकाने वाली मुठभेड़ ने हर किसी को चर्चा में डाल दिया है। कार्टेल का दुस्साहसिक कदम उनके लिए सबसे बुरा सपना बन गया। सीमा पर हुए उस चौंकाने वाले हमले ने सब कुछ बदल दिया। इसकी शुरुआत अमेरिका मेक्सिको सीमा पर एक सामान्य गश्ती अभियान के रूप में हुई थी। कार्टेल गतिविधियों को निशाना बनाकर की गई कड़ी सुरक्षा कार्रवाई के तहत एक F-16 लड़ाकू विमान 20,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था। सूर्यास्त हो रहा था तभी कुछ अकल्पनीय हुआ। नीचे चट्टानी इलाके में छिपे कार्टेल सदस्यों ने अमेरिकी सैन्य विमान पर गोलीबारी शुरू कर दी। यह कोई मामूली गोलीबारी नहीं थी। बाद में खुफिया रिपोर्टों ने पुष्टि की कि यह संशोधित उच्च शक्ति वाली राइफलों और कम से कम एक भारी मशीन गन का इस्तेमाल करके किया गया एक समन्वित हमला था। गोलियों से जेट को गिराने की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन निशाना साफ था। ये कार्टेल अमेरिकी सैन्य शक्ति को सीधे चुनौती दे रहे थे। सीमावर्ती निवासियों ने बताया कि जैसे ही F-16 विमान खतरे को भांपने के लिए नीचे की ओर झुका, उन्होंने तेज गोलियों की आवाज और उसके बाद जेट इंजनों की गर्जना सुनी। हजारों उड़ान घंटों का अनुभव रखने वाले एक सम्मानित वायुसेना के अनुभवी पायलट ने तुरंत खतरे को भांप लिया और कमांड को सतर्क करते हुए बचाव की रणनीति अपनाई। कुछ ही सेकंड में विमान की उन्नत प्रणालियों ने सब कुछ कैद कर लिया। सटीक स्थान, तापमान के संकेत और यहां तक कि शामिल लोगों के चेहरे भी। कार्टेल के सदस्य यह सोचकर गाड़ियों में बैठकर भाग गए कि उन्होंने बिना किसी नतीजे के अपनी बात कह दी है। वे इससे ज्यादा गलत नहीं हो सकते थे। आक्रामकता की इस एक घटना ने इतिहास के सबसे बड़े कार्टेल विरोधी अभियानों में से एक को जन्म दिया। जैसे ही यह खबर फैली, स्थानीय समाचार चैनलों ने अपने नियमित कार्यक्रम बंद कर दिए। यह हमला एक अभूतपूर्व वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। ड्रग कार्टेल पहले भी सीमा गश्ती एजेंटों को परेशान कर चुके थे, यहां तक कि पुलिस हेलीकॉप्टरों पर भी गोलीबारी कर चुके थे। लेकिन सीधे तौर पर एक सैन्य जेट को निशाना बनाना एक ऐसी सीमा रेखा को पार करना था जो अमेरिकी शक्ति की पूरी ताकत को उनके अभियानों पर थोप देती। वर्षों से कार्टेल सीमावर्ती क्षेत्रों में एक निश्चित स्तर की दंड मुक्ति के साथ काम करते रहे हैं। वह युग उसी क्षण समाप्त हो गया जब उन्होंने उस F-16 पर गोलाबारी की। कुछ ही घंटों में सैन्य वाहन सीमावर्ती इलाकों में घुसने लगे और निवासियों ने पहले से कहीं ज्यादा विमानों को ऊपर चक्कर लगाते देखा। हमले के दौरान लड़ाकू विमान के अंदर अमेरिका के सबसे घातक लड़ाकू विमानों में से एक F-16 फाइटिंग फॉल्कन उस दुर्भाग्यपूर्ण दोपहर एक नियमित निगरानी मिशन पर था, जिसकी अधिकतम गति 500 मील प्रति घंटे से भी ज्यादा थी और उन्नत हथियार प्रणालियां उससे लैस थीं। यह एक दुर्जेय विमान है जिसे सीमा गश्ती से कहीं ज्यादा भीषण युद्ध स्थितियों के लिए डिजाइन किया गया है। पायलट कार्टेल की गतिविधियों पर नजर रख रहा था। तभी कॉकपिट के अंदर अचानक चेतावनी प्रणाली चमक उठी। विशेष सेंसरों ने जमीन से थूथन की चमक का पता लगाया। कुछ ही मिलीसेकंड में जेट के रक्षात्मक सिस्टम ने थर्मल इमेजिंग और रडार का इस्तेमाल करके हमलावरों की सटीक लोकेशन का पता लगा लिया। हमला इतनी तेजी से हुआ कि ज्यादातर पायलटों को पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है, लेकिन सालों की कड़ी ट्रेनिंग ने तुरंत काम कर दिया। पायलट ने विमान के निगरानी उपकरणों को सक्रिय करते हुए एक तेज बैंकिंग पैंतरेबाजी की। F-16 के कैमरे ने हमलावरों पर झूम करके हजारों फीट की ऊंचाई पर होने के बावजूद उनकी बिल्कुल साफ तस्वीरें खींची। ये तस्वीरें बाद में शामिल गिरोह के सदस्यों की पहचान करने में अहम साबित हुईं। विमान के उन्नत रडार सिस्टम ने पूरे इलाके का नक्शा बनाया और तेज रफ्तार से घटनास्थल से निकल रहे वाहनों पर नजर रखी। इस बीच जेट के इलेक्ट्रॉनिक युद्धक उपकरण ने नीचे घबराए हमलावरों के रेडियो संचार और मोबाइल फोन सिग्नलों को गुप्त रूप से इंटरसेप्ट कर लिया। यह सारी जानकारी तुरंत देश भर के कमांड सेंटरों तक पहुंच गई। सैन्य प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल स्वतः सक्रिय हो गए। कार्टेल को यह समझ नहीं आया कि यह कोई साधारण विमान नहीं था। यह असल में एक उड़ता हुआ खुफिया केंद्र था जिसकी क्षमताएं उनकी कल्पना से भी परे थीं। F-16 के ऑनबोर्ड कंप्यूटरों ने आने वाली गोलीबारी के प्रक्षेप पथ कोणों की गणना की, जिससे पुष्टि हुई कि यह बेतरतीब गोलीबारी नहीं बल्कि एक जानबूझकर किया गया हमला था। पायलट ने बचाव के लिए पूरी तरह से संयम बनाए रखा, लेकिन विमान की प्रणालियां एक व्यापक खुफिया जानकारी तैयार कर रही थीं जो कार्टेल की गतिविधियों के लिए विनाशकारी साबित हो सकती थी। यह पूरी मुठभेड़ 3 मिनट से भी कम समय तक चली, लेकिन इसके परिणाम आने वाले वर्षों तक गूंजते रहे। कार्टेल की घातक गलती। वर्षों से सिनालोआ कार्टेल प्रमुख सीमा पार बिंदुओं पर अपना नियंत्रण बढ़ा रहा था।
हाल ही में नेतृत्व परिवर्तन के कारण इस क्षेत्र में और भी आक्रामक कमांडर आ गए थे, जिनका मानना था कि धमकी देकर अमेरिकी सीमा सुरक्षा को बढ़ाया जा सकता है। युद्ध कक्षों में सैन्य विमान पर गोलीबारी की उनकी योजना साहसिक प्रतीत हुई, जो उनकी निडरता का प्रदर्शन था। वास्तव में यह आधुनिक कार्टेल इतिहास की शायद सबसे बड़ी रणनीतिक भूल थी। कार्टेल नेतृत्व ने अमेरिकी सैन्य प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल को बुनियादी तौर पर गलत समझा था। उन्हें उम्मीद थी कि सीमा पर गश्त बढ़ेगी या ज्यादा से ज्यादा स्थानीय स्तर पर कानून प्रवर्तन कार्रवाई होगी। इसके बजाय उन्होंने कल्पना से परे संसाधनों के साथ एक पूर्ण पैमाने पर सैन्य और संघीय अभियान शुरू किया। बाद में खुफिया रिपोर्टों से पता चला कि कार्टेल हफ्तों से विमानों के पैटर्न पर नजर रख रहा था। उन्होंने खास तौर पर एक F-16 को निशाना बनाने का फैसला किया, यह सोचकर कि यह सिर्फ दिखावा है, अमेरिकी सेना की एक मनोवैज्ञानिक धमकी की रणनीति। इस भयावह खुफिया विफलता ने उजागर कर दिया कि उन्हें विमान की क्षमताओं या इस तरह के हमले से होने वाली प्रतिक्रिया के बारे में कितनी कम जानकारी थी। हमले के कुछ ही घंटों के भीतर कार्टेल के गुर्गों को वरिष्ठ नेतृत्व से हड़बड़ाहट भरे फोन आने लगे, जिनमें सुरक्षित ठिकानों को तुरंत खाली करने और सबूत नष्ट करने का आदेश दिया गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। F-16 सिस्टम ने उनके भागने के रास्तों का नक्शा बना लिया था, वाहनों की पहचान कर ली थी और पहचान के लिए पर्याप्त बायोमेट्रिक डेटा भी इकट्ठा कर लिया था। सिग्नल इंटेलिजेंस ने पहले ही उनके संचार नेटवर्क को खतरे में डाल दिया था। कार्टेल के सदस्यों के बीच फोन कॉल्स से पता चला कि जैसे जैसे उन्हें अपनी गलती की गंभीरता का एहसास हुआ, उनकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। एक साहसिक संदेश के रूप में जो उन्होंने दिया, उससे उनके पूरे क्षेत्रीय अभियान की अभूतपूर्व जांच पड़ताल उजागर हो गई। अमेरिकी सैन्य F-16 पर गोलीबारी करने का कार्टेल का फैसला दशकों में उनकी सबसे बड़ी रणनीतिक भूल साबित हुआ। उन्हें लगा कि वे अमेरिकी सेना को डरा सकते हैं, इसलिए उन्होंने एक अभूतपूर्व प्रतिक्रिया शुरू कर दी। कुछ ही घंटों में उनके पूरे अभियान को अमेरिकी सैन्य तकनीक और खुफिया क्षमताओं की पूरी ताकत का सामना करना पड़ा। विमान की उन्नत निगरानी प्रणालियों ने उनके सुरक्षित ठिकानों, तस्करी के रास्तों और वर्षों से बने भ्रष्ट संपर्कों के नेटवर्क का मिनटों में पर्दाफाश कर दिया। जैसे ही सैन्य बल उनके ठिकानों पर उतरे, कार्टेल के रैंकों में दहशत फैल गई। शक्ति प्रदर्शन के लिए जो उनका इरादा था, वही उनकी बर्बादी का कारण बना, जिससे अमेरिकी सैन्य क्षमताओं और दृढ़ संकल्प के बारे में उनकी बुनियादी गलतफहमी उजागर हुई। इस कार्टेल ने तस्करी के रास्ते बनाने, अधिकारियों को भ्रष्ट करने और सीमा क्षेत्र में सुरक्षित ठिकाने बनाने में वर्षों बिताए थे। एक ही गलत अनुमान में उन्होंने ये सब खतरे में डाल दिया। इससे भी बदतर, उन्होंने अमेरिकी और मैक्सिकन अधिकारियों को उनके खिलाफ एक ऐसे तरीके से एकजुट कर दिया था जो पहले असंभव माना जाता था, और एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया था जो उनके अभियान को टुकड़े टुकड़े करके ध्वस्त कर देगा। बिजली की गति से सैन्य प्रतिक्रिया। F-16 पर हमले के कुछ ही मिनटों बाद सुरक्षा प्रतिक्रिया ऐसी हुई जैसी सीमा क्षेत्र में पहले कभी नहीं देखी गई थी। आतंकवादी हमलों के लिए डिजाइन किए गए आपातकालीन कार्रवाई प्रोटोकॉल तुरंत सक्रिय हो गए। प्रतिक्रिया की पहली लहर हवा से आई। पास के डेविस मोन्थन वायुसेना अड्डे से 4 अतिरिक्त F-16 विमानों ने उड़ान भरी और सीमा क्षेत्र पर लगातार हवाई निगरानी बनाए रखी। इन विमानों में उन्नत निगरानी पैकेज थे जो विशेष रूप से भागते वाहनों और व्यक्तियों पर नजर रखने के लिए डिजाइन किए गए थे। 30 मिनट के भीतर ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, जिनमें सेना के विशिष्ट रेंजर्स सवार थे, हवा में उड़ गए और संभावित भागने के रास्तों की सुरक्षा के लिए सीधे रवाना हो गए। उच्च जोखिम वाले अभियानों के लिए प्रशिक्षित ये विशेष ऑपरेटर किसी भी गतिविधि का पता लगाने के लिए नाइट विजन और थर्मल इमेजिंग का उपयोग करते हुए पूरे क्षेत्र में टीमों में तैनात थे। सीमा गश्ती दल ने हमले वाली जगह से 100 मील के दायरे में हर सड़क पर तेजी से वाहन चौकियां स्थापित कर दी। इस बीच दूसरे अभियानों से आए शिकारी ड्रोन आसमान में अपनी अविचल नजर बनाए हुए थे। उनके उच्च रिजोल्यूशन वाले कैमरे 20,000 फीट की ऊंचाई से भी लाइसेंस प्लेट पढ़ने में सक्षम थे। जैसे जैसे कई एजेंसियों से खुफिया जानकारी आ रही थी, समन्वय केंद्रों में हलचल मच गई। उपग्रह चित्रों को इस क्षेत्र पर केंद्रित करने के लिए पुनः कार्य सौंपा गया, जिससे बीहड़ भूभाग में वाहनों की गतिविधियों पर वास्तविक समय में अपडेट मिल रहे थे। प्रतिक्रिया की गति और पैमाने ने कार्टेल के निगरानीकर्ताओं और स्काउट्स को परेशान कर दिया। उनकी सामान्य चेतावनी प्रणालियां अचानक उनके अभियान पर केंद्रित सैन्य स्तरीय तकनीक के सामने बेकार साबित हुईं। रात होते होते विशेष उपकरणों ने सुदूर रेगिस्तानी इलाकों में गर्मी के संकेतों का पता लगा लिया था, जहां कार्टेल के सदस्य पहले से सुरक्षित ठिकानों पर शरण ले रहे थे। ये छिपने के स्थान, जो पहले कभी खतरे में नहीं थे, अचानक सैन्य मॉनिटरों पर चमकदार तापीय रेखाओं के रूप में दिखाई देने लगे। जब कार्टेल के बंदूकधारियों ने अमेरिकी लड़ाकू विमान पर गोलीबारी शुरू की, तो अभूतपूर्व गति और पैमाने पर सैन्य प्रतिक्रिया शुरू हो गई। कुछ ही मिनटों में
कई शाखाओं में आपातकालीन प्रोटोकॉल सक्रिय हो गए। आसपास के ठिकानों से 4 अतिरिक्त F-16 विमानों ने उड़ान भरी और लगातार हवाई कवरेज बनाए रखा, जबकि ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों ने भागने के रास्तों को सुरक्षित करने के लिए विशिष्ट आर्मी रेंजर्स को तैनात किया। सीमा गश्ती दल ने 100 मील के दायरे में हर सड़क पर चौकियां स्थापित कर दी और शिकारी ड्रोन ऊपर से बिना पलक झपकाए निगरानी कर रहे थे। उपग्रह चित्रों को तुरंत फिर से काम पर लगाया गया ताकि ऊबड़ खाबड़ इलाकों में गर्मी के संकेतों पर नजर रखी जा सके। रात होते होते विशेष बलों ने पहचाने गए परिसरों को घेर लिया था और उनके थर्मल इमेजिंग उपकरणों ने छिपे हुए कार्टेल सदस्यों का पता लगा लिया था। इस अभियान में दर्जनों एजेंसियों की खुफिया जानकारी को सहजता से एकीकृत किया गया और एक बेहतरीन जाल तैयार किया गया। जिस काम के लिए आमतौर पर महीनों की योजना की आवश्यकता होती है, वह कुछ ही घंटों में पूरा हो गया। कार्टेल के संचार नेटवर्क को तहस नहस कर दिया गया और उनकी गलती की गंभीरता का एहसास होने से पहले ही उनके भागने के विकल्प बेअसर कर दिए गए। संचार खुफिया इकाइयों ने कार्टेल सदस्यों के बीच बेतहाशा संदेशों को इंटरसेप्ट किया क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि भागने के रास्ते व्यवस्थित रूप से बंद किए जा रहे थे। सिर्फ 4 घंटों के भीतर सीमा के 50 मील लंबे हिस्से के चारों ओर एक पूर्ण सुरक्षा घेरा स्थापित कर दिया गया। पहली बार ड्रग तस्करों को न केवल कानून प्रवर्तन एजेंसियों का, बल्कि अमेरिकी सेना और खुफिया समुदाय की पूरी संयुक्त क्षमताओं का भी सामना करना पड़ा। इस प्रतिक्रिया ने कार्टेल के सभी सदस्यों में हड़कंप मचा दिया क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने एक सोए हुए दैत्य को जगा दिया है। कार्टेल के खात्मे के लिए एक विशाल अभियान। भोर से पहले 3 राज्यों में एक साथ छापे मारे गए। महीनों की योजना कुछ ही घंटों में सिमट गई क्योंकि विशिष्ट इकाइयां निर्धारित लक्ष्यों पर आगे बढ़ रही थीं। सीमा से 12 मील उत्तर में स्थित एक विशाल खेत, जो वर्षों से कार्टेल कमांड सेंटर के रूप में काम कर रहा था, मुख्य परिसर था। सुबह ठीक 5:30 बजे विशेष बलों के संचालकों ने इराक और अफगानिस्तान में विकसित रणनीतियों का उपयोग करते हुए परिधि में घुसपैठ की। थर्मल इमेजिंग ने इमारतों के अंदर हर व्यक्ति का नक्शा पहले ही बना लिया था। बिना एक भी गोली चलाए मुख्य घर ढह गया। कार्टेल के सदस्य, जो अभी भी आधी नींद में थे, खुद को पूरी तरह से सामरिक उपकरणों से लैस संचालकों से घिरा हुआ पाया। अंदर मिले सबूतों ने अनुभवी एजेंटों को भी दंग कर दिया। 4 राज्यों में तस्करी के रास्तों का विस्तृत विवरण देने वाले नक्शे, बहीखातों में भ्रष्ट अधिकारियों के नाम थे। सबसे चिंताजनक बात सैन्य स्तरीय हथियारों का भंडार था, जिनमें रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड और विमान रोधी बंदूकें शामिल थीं, जो इस बात का सबूत थे कि कार्टेल बढ़ते संघर्ष की तैयारी कर रहा था। 15 मील दूर एक दूसरी टीम ने एक गोदाम पर छापा मारा जो वितरण केंद्र के रूप में काम करता था। इस कार्रवाई में 2 टन कोकीन, 10 लाख फेंटेनाइल की गोलियां और 50 से ज्यादा अवैध प्रवासी मिले जो दयनीय परिस्थितियों में बंद थे। उस जगह से जब्त किए गए कंप्यूटर सिस्टम में वित्तीय रिकॉर्ड थे, जिनसे अंततः कार्टेल की $5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त हो गई। तीसरा निशाना फिनिक्स का एक आलीशान उपनगरीय घर सबसे बड़ा इनाम साबित हुआ। फ्रांसिस्को एल. हाल्कन रामिरेज, सीमा अभियानों के लिए जिम्मेदार क्षेत्रीय कार्टेल लेफ्टिनेंट। उसकी गिरफ्तारी पिछले 1 दशक में अमेरिकी धरती पर पकड़े गए कार्टेल के सबसे बड़े नेता की थी। रामिरेज खुलेआम रह रहा था। उसके बच्चे अमेरिकी स्कूलों में पढ़ रहे थे, जबकि वह दक्षिण पश्चिम में हिंसक अभियानों का निर्देशन कर रहा था। भोर से पहले 3 राज्यों में एक साथ छापे मारे गए। लड़ाकू विमान हमले के कुछ ही घंटों के भीतर इकट्ठा की गई खुफिया जानकारी का परिणाम था। सीमा से 12 मील उत्तर में एक विशाल फार्म परिसर में विशेष बलों के संचालकों ने मध्य पूर्वी संघर्षों में सीखी गई रणनीतियों का उपयोग करते हुए सीमा का उल्लंघन किया। अंदर उन्हें एक खुफिया सोने की खान, तस्करी के रास्तों का विवरण देने वाले नक्शे, भ्रष्ट अधिकारियों के नाम वाले बहीखाते और सैन्य स्तरीय हथियारों का भंडार मिला। एक अन्य गोदाम पर छापे में 2 टन कोकीन, 10 लाख फेंटेनाइल की गोलियां और दर्जनों तस्करी के शिकार मिले। सबसे बड़ा इनाम फिनिक्स के एक आलीशान उपनगर में मिला, जहां अधिकारियों ने फ्रांसिस्को एल. हाल्कन रामिरेज को पकड़ा, जो 1 दशक में अमेरिकी धरती पर पकड़ा गया सबसे बड़ा कार्टेल लेफ्टिनेंट था। कुल मिलाकर इस अभियान में 43 कार्टेल संचालक पकड़े गए, जिनमें FBI की मोस्ट वांटेड सूची के 7 लोग भी शामिल थे। एकत्र किए गए साक्ष्यों से दक्षिण पश्चिम में विस्तारित अभियानों की व्यापक योजनाओं का पता चला। इन छापों ने कार्टेल के क्षेत्रीय नेतृत्व ढांचे को प्रभावी ढंग से ध्वस्त कर दिया, जिससे आने वाले महीनों के लिए इसके संचालन में बाधा उत्पन्न हुई। कुल मिलाकर इन छापों में 43 कार्टेल संचालकों को पकड़ा गया, जिनमें से 7 FBI की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल थे। एकत्र किए गए साक्ष्यों ने एक ऐसे संगठन की तस्वीर पेश की जो वर्षों की सफलता के साथ लगातार दुस्साहसी होता गया था।
दस्तावेजों से पता चला कि भ्रष्टाचार के लिए और ज्यादा सरकारी अधिकारियों को निशाना बनाने समेत उनके अभियानों को और बढ़ाने की योजना थी। इन छापों ने पूरे सीमावर्ती क्षेत्र में कार्टेल नेतृत्व को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, जिससे एक शक्ति शून्य पैदा हो गया जो आने वाले महीनों तक उनके अभियानों को बाधित करता रहा। उच्च तकनीक के फायदे ने उनकी किस्मत तय कर दी। कार्टेल को यह बात कभी समझ नहीं आई कि उनके अभियानों और अमेरिकी सैन्य क्षमताओं के बीच तकनीकी अंतर कितना गहरा था। जिस F-16 को उन्होंने निशाना बनाया वह सिर्फ एक तेज रफ्तार विमान नहीं था, बल्कि अमेरिकी टोही तकनीक का शिखर था। जैसे ही विमान की ओर गोलियां चली, स्वचालित प्रणालियों का एक झरना सक्रिय हो गया। जेट के AESA रडार ने हमलावरों के सटीक निर्देशांक तुरंत रिकॉर्ड कर लिए, जबकि विशेष कैमरों ने चेहरों, वाहनों और हथियारों की उच्च रिजोल्यूशन वाली तस्वीरें खींची। इन तस्वीरों को सैन्य स्तरीय चेहरे की पहचान करने वाले सॉफ्टवेयर के जरिए तुरंत संसाधित किया गया और कुछ ही सेकंड में जात कार्टेल सदस्यों के डेटाबेस से मिलान किया गया। ताप हस्ताक्षर विश्लेषण ने उनके तापीय आउटपुट पैटर्न द्वारा इस्तेमाल किए गए विशिष्ट हथियारों की पहचान की। इससे भी ज्यादा विनाशकारी तो F-16 में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सामग्री थी। कार्टेल के सदस्यों के मोबाइल फोन, रेडियो संचार और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उनकी जानकारी के बिना विमान की सीमा में आते ही खतरे में पड़ गए। हमले के बाद की गई हर कॉल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम द्वारा रिकॉर्ड और विश्लेषण किया गया, जिसने आवाज के पैटर्न का मिलान कार्टेल के जात सदस्यों से किया। यह सिग्नल इंटेलिजेंस विशेष रूप से हानिकारक साबित हुआ, क्योंकि घबराए हुए कार्टेल सदस्यों ने अनजाने में सुरक्षित ठिकानों के स्थान और सहयोगियों के नाम उजागर कर दिए। क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पुनः नियुक्त उपग्रह तकनीक ने 100 मील के दायरे में सभी गतिविधियों पर निरंतर निगरानी प्रदान की। जब संदिग्ध वाहनों में भागते थे तो ये उपग्रह उन्हें पहले से अज्ञात स्थानों पर ट्रैक करते थे, जिससे कार्टेल संचालन का खुफिया नक्शा विस्तृत हो जाता था। थर्मल इमेजिंग क्षमताओं वाले सैन्य ग्रेड ड्रोन ने रेगिस्तान की सतह पर सूक्ष्म तापमान अंतर का पता लगाकर छिपे हुए भूमिगत बंकरों की पहचान की और उन भंडारण स्थानों का खुलासा किया जो वर्षों से पता लगाने से बच रहे थे। शायद सबसे प्रभावशाली बात पर्दे के पीछे हो रहा डेटा फ्यूजन था। कार्टेल की बुनियादी गलती अमेरिकी सैन्य तकनीक को कम आंकना था। जिस F-16 को उन्होंने निशाना बनाया वह सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं था, बल्कि एक उड़ता हुआ खुफिया केंद्र था। जैसे ही गोलियां उसकी ओर बढ़ीं, उन्नत प्रणालियां सक्रिय हो गईं। AESA रडार ने सटीक निर्देशांक बता दिए, जबकि विशेष कैमरों ने उच्च रिजोल्यूशन वाली तस्वीरें कैद कर लीं, जिन्हें सैन्य स्तरीय चेहरे की पहचान के जरिए तुरंत संसाधित किया गया। तापीय हस्ताक्षर विश्लेषण ने विशिष्ट हथियारों की पहचान उनके तापीय पैटर्न से की। सबसे विनाशकारी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध पैकेज था जिसने सीमा के भीतर सभी कार्टेल संचारों को चुपचाप नष्ट कर दिया। सेल फोन, रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खुफिया संसाधन बन गए, जिनमें AI सिस्टम ने जात कार्टेल के सदस्यों के आवाज के पैटर्न का मिलान किया। क्षेत्र में पुनः कार्यरत उपग्रह तकनीक ने 100 मील के दायरे में निरंतर निगरानी प्रदान की और पहले से अज्ञात स्थानों पर भागते वाहनों पर नजर रखी। थर्मल इमेजिंग ड्रोन ने रेगिस्तानी तल में सूक्ष्म तापमान परिवर्तनों की पहचान करके भूमिगत बंकरों का पता लगाया। इस तकनीकी श्रेष्ठता का अर्थ था कि कार्टेल को पहली गोली चलाते ही प्रभावी रूप से पराजित कर दिया गया। हालांकि उन्हें इसका एहसास तब तक नहीं हुआ जब तक छापे शुरू नहीं हो गए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियों ने सीमा सेंसरों से लेकर वित्तीय लेन देन तक दर्जनों स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं को एकत्रित करके कार्टेल की गतिविधियों की एक व्यापक तस्वीर तैयार की, जिसे संकलित करने में मानव विश्लेषकों को महीनों लग जाते। इस तकनीकी पराकाष्ठा का अर्थ था कि कार्टेल को पहली गोली चलाते ही प्रभावी रूप से पराजित कर दिया गया। हालांकि उन्हें इसका एहसास तब तक नहीं हुआ जब तक छापेमारी शुरू नहीं हो गई। सीमावर्ती समुदाय नई आजादी का जश्न मना रहे हैं। सीमा से सटे कस्बों के निवासियों के लिए इस विशाल कार्टेल विरोधी अभियान ने तुरंत राहत की भावना पैदा की, जो जल्द ही जश्न में बदल गई। वर्षों से कार्टेल की धमकियों के साये में जी रहे समुदायों ने अचानक खुद को भय से मुक्त पाया। टेक्सास के ईगल पास में कार्टेल नेता की गिरफ्तारी की खबर फैलते ही निवासी स्वतः स्फूर्त रूप से शहर के चौराहे पर इकट्ठा हो गए। कई लोग वर्षों से कार्टेल हिंसा में खोए अपने प्रियजनों की तस्वीरें लेकर आए थे। जैसे ही लोगों को एहसास हुआ कि आतंक का राज सचमुच खत्म हो रहा है, माहौल गंभीर स्मृति से खुशी की उम्मीद में बदल गया। स्थानीय व्यवसाय, जो सुरक्षा राशि दे रहे थे, ने तुरंत कार्टेल के साप्ताहिक संग्रहकर्ताओं की अनुपस्थिति पर ध्यान दिया। रेस्टोरेंट मालिकों ने बताया कि सालों में पहली बार परिवारों को अंधेरे के बाद बाहर खाना खाते हुए सुरक्षित महसूस हुआ और रिकॉर्ड भीड़ उमड़ पड़ी। सुरक्षा चिंताओं के कारण खाली पड़े पार्क अचानक बच्चों के खेलने से भर गए। ऑपरेशन के बाद के दिनों में स्कूलों में उपस्थिति में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। प्रधानाचार्यों ने बताया कि जिन छात्रों ने सुरक्षा चिंताओं के कारण कक्षाओं में आना बंद कर दिया था, वे अचानक कक्षाओं में लौट आए।
शिक्षकों ने देखा कि बच्चों का ध्यान अब डर से विचलित नहीं होता और उनकी एकाग्रता में सुधार हुआ है। वर्षों तक कार्टेल के साए में रहने के बाद सीमावर्ती समुदायों ने बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान के बाद तत्काल परिवर्तन का अनुभव किया। कार्टेल की गिरफ्तारियों की खबर फैलते ही निवासी स्वतः स्फूर्त रूप से शहर के चौराहों पर जमा हो गए। स्थानीय व्यवसायों को अब साप्ताहिक जबरन वसूली का सामना नहीं करना पड़ा। सुरक्षा चिंताओं के कारण खाली पड़े पार्क अब खेलते कूदते बच्चों से भर गए। स्कूलों में उपस्थिति में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई क्योंकि परिवार फिर से सुरक्षित महसूस करने लगे। रेस्टोरेंट मालिकों ने बताया कि अंधेरा होने के बाद भी लोग बाहर निकले और रिकॉर्ड भीड़ उमड़ी। घर लौटने वाले परिवारों के घर लौटने से कुछ ही हफ्तों में संपत्ति के मूल्यों में 30% की वृद्धि हुई। पर्यटन कार्टेल पूर्व स्तर पर वापस आ गया और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जीवित किया। वर्षों के अंधकार के बाद इन समुदायों ने अंततः बिना किसी निरंतर भय और धमकी के सामान्य जीवन का अनुभव किया। इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव सामुदायिक जीवन के हर पहलू पर पड़ा। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने रोगियों में चिंता संबंधी लक्षणों में तत्काल कमी देखी। सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण वर्षों से रद्द किए गए सामुदायिक कार्यक्रम आनन फानन में आयोजित किए गए। सप्ताहांत के बाजार शहर के चौराहों पर फिर से खुलने लगे और शाम की चर्च सेवाएं अपने सामान्य कार्यक्रम पर लौट आईं। शायद सबसे ज्यादा असर संपत्ति के मूल्यों पर पड़ा। रियल एस्टेट एजेंटों ने बताया कि कुछ ही हफ्तों में घरों की कीमतों में 30% की बढ़ोतरी हुई क्योंकि पलायन कर चुके परिवार इस क्षेत्र में लौटने लगे। कार्टेल हिंसा के कारण ध्वस्त हुए पर्यटन क्षेत्र में तुरंत सुधार के संकेत दिखाई दिए। होटलों ने बताया कि कार्रवाई के 1 महीने के भीतर ही बुकिंग कार्टेल पूर्व स्तर पर पहुंच गई। इसका आर्थिक प्रभाव पर्यटन से आगे भी फैला क्योंकि कार्टेल के हस्तक्षेप के बिना वैध सीमा पार व्यापार फल फूल रहा था। बेरोजगारी दर में गिरावट आई क्योंकि व्यवसायों ने अपना विस्तार किया और अब जबरन वसूली या हिंसा से कोई बाधा नहीं आ रही थी। वर्षों के अंधकार के बाद सीमावर्ती समुदायों को कुछ ऐसा अनुभव होने लगा जो पहले असंभव सा लग रहा था। कार्टेल की लगातार धमकियों के साए से मुक्त सामान्य जीवन। एक अमेरिकी सैन्य विमान पर हमले ने एक अभूतपूर्व कूटनीतिक स्थिति पैदा कर दी। मैक्सिकन अधिकारी जो अक्सर संयुक्त अभियानों को लेकर झिझकते थे क्योंकि ऐसा लग सकता था कि संप्रभुता से समझौता हो सकता है, अभूतपूर्व सहयोग के साथ जवाबी कार्रवाई की। हमले के कुछ ही घंटों के भीतर मैक्सिकन विशेष बलों ने सीमा के दक्षिणी हिस्से को सुरक्षित कर लिया और कार्टेल के सदस्यों को मैक्सिको में भागने से रोक दिया। इसने सीमा पार संबंधों में एक नाटकीय बदलाव को चिह्नित किया। मैक्सिकन सरकार ने तटीय पलायन मार्गों पर गश्त के लिए नौसैनिक जहाज तैनात किए और साथ ही उन खुफिया नेटवर्क तक पहुंच प्रदान की जो वर्षों पहले कार्टेल अभियानों में घुसपैठ कर चुके थे। मैक्सिकन सैन्य हेलीकॉप्टरों ने अमेरिकी विमानों के साथ मिलकर दूर दराज के इलाकों की हवाई निगरानी की। यह समन्वय सैन्य अभियानों से आगे तक फैला हुआ था। दोनों देशों के वित्तीय जांचकर्ताओं ने मिलकर कई बैंकिंग प्रणालियों में कार्टेल की संपत्तियों को जब्त किया। मैक्सिकन अभियोजकों ने प्रत्यर्पण के उन अनुरोधों को तेजी से निपटाया जिनकी प्रक्रिया में आमतौर पर महीनों या सालों लग जाते। इस बदलाव के पीछे मैक्सिको सिटी में यह बढ़ती मान्यता थी कि कार्टेल हिंसा अस्वीकार्य स्तर तक पहुंच गई है। पत्रकारों, राजनेताओं और नागरिकों पर हाल के हमलों ने जनमत को निर्णायक कार्रवाई के पक्ष में जोरदार ढंग से प्रभावित किया है। इस सहयोग में आर्थिक कारकों की भी अहम भूमिका रही। मैक्सिकन अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र पर्यटन कार्टेल हिंसा से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। व्यापारिक नेता सरकार पर कड़े सुरक्षा उपायों के लिए दबाव बना रहे थे जिससे अंतर्राष्ट्रीय विश्वास बहाल हो सके। यह कूटनीतिक सफलता तात्कालिक सुरक्षा अभियानों से कहीं आगे तक फैली। नए समझौतों के तहत सीमा पर स्थायी संयुक्त खुफिया केंद्र स्थापित किए गए जहां दोनों देशों के एजेंट वास्तविक समय में सूचना साझा कर सकते थे। प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने मैक्सिकन सेनाओं को अमेरिकी तकनीकी क्षमताओं तक पहुंच प्रदान की जो पहले उनके लिए उपलब्ध नहीं थी। शायद सबसे महत्वपूर्ण दोनों सरकारों का राजनीतिक संदेश था। नशीली दवाओं की तस्करी के लिए जिम्मेदार कौन है? इस पर आमतौर पर उंगली उठाने के बजाय नेताओं ने साझा जिम्मेदारी और सहयोग के पारस्परिक लाभों पर जोर दिया। यह नया ढांचा राजनीतिक बदलावों के बावजूद भी कायम रहा जो अस्थायी संरेखण के बजाय एक मौलिक बदलाव का संकेत देता है। अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने कहा कि यह सहयोग अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठनों का सामना कर रहे अन्य क्षेत्रों के लिए एक आदर्श बन सकता है। संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय ने अन्यत्र संभावित कार्यान्वयन के लिए नए परिचालन ढांचे का अध्ययन करने हेतु प्रतिनिधि भेजे। एक हमले की प्रतिक्रिया के रूप में शुरू हुआ यह मामला अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा सहयोग के एक नए प्रतिमान में बदल गया। न्याय प्रणाली का जबरदस्त मामला। सैन एंटोनियो स्थित संघीय न्यायालय एक किले में तब्दील हो गया जब कार्टेल के पहले सदस्यों को अभियोग के लिए पेश किया गया।
उनके खिलाफ इकट्ठा किए गए सबूत अमेरिकी इतिहास के सबसे व्यापक आपराधिक मामलों में से एक थे। अभियोजकों ने 350 पन्नों का एक अभियोग पत्र पेश किया, जिसमें विमान हमले से कहीं आगे तक के आरोप शामिल थे। इस मामले की नींव सीधे F-16 के रिकॉर्डिंग सिस्टम से आई थी। हाई डेफिनेशन वीडियो में कार्टेल के सदस्यों को विमान पर कई कोणों से गोलीबारी करते हुए दिखाया गया था। उन्नत ऑडियो फिल्टरिंग ने उनकी आवाजों को अलग कर दिया, जिससे ऐसी पहचान संभव हुई जिस पर अदालत में विवाद करना असंभव साबित होगा। घटनास्थल से प्राप्त बैलिस्टिक साक्ष्य बाद के छापों में मिले हथियारों से मेल खाते थे। डिजिटल फोरेंसिक टीमों ने जब्त किए गए फोन और कंप्यूटरों से डिलीट किए गए संदेश बरामद किए, जिससे महीनों पहले हुई योजनागत चर्चाओं का पता चला। मामला शुरुआती हमले से कहीं आगे तक फैल गया। छापों के दौरान मिले वित्तीय रिकॉर्डों ने 5 राज्यों में वैध प्रतीत होने वाले व्यवसायों से जुड़ी जटिल धन शोधन गतिविधियों का पर्दाफाश किया। ड्रग कारोबार से जुड़े ग्राहकों की सूची में भ्रष्ट अधिकारियों का नाम शामिल था, जिन्होंने वर्षों से कार्टेल गतिविधियों को संरक्षण दिया था। मानव तस्करी के पीड़ितों ने अपने अनुभवों के बारे में गवाही दी और उन पर अतिरिक्त आजीवन कारावास की सजा के प्रावधान वाले आरोप भी जोड़े। सबसे ज्यादा नुकसानदेह सबूत कार्टेल के सदस्यों से ही मिले। भारी सबूतों और संभावित आजीवन कारावास का सामना करते हुए 7 मध्यम स्तरीय गुर्गों ने कम सजा के बदले अपने वरिष्ठों के खिलाफ गवाही देने पर सहमति जताई। उनकी अंदरूनी गवाही से संगठनात्मक ढांचे, वित्त पोषण के तरीके और अंतरराष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं से संबंधों का पता चला। संघीय अभियोजकों ने मामले को व्यवस्थित ढंग से तैयार किया और भौतिक साक्ष्य, डिजिटल रिकॉर्ड और गवाहों की गवाही के बीच मजबूत संबंध स्थापित किए। कानूनी विशेषज्ञों ने बताया कि इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी। न्याय व्यवस्था पर इसका व्यापक प्रभाव इस एक मामले से आगे तक फैला। नागरिक मुकदमों में सैन्य स्तरीय खुफिया जानकारी के इस्तेमाल के लिए नई मिसालें स्थापित हुईं। इस अभियान के दौरान अपनाई गई साक्ष्य संकलन तकनीकें संगठित अपराध के खिलाफ भविष्य के मुकदमों के लिए आदर्श बन गईं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मामले ने शक्तिशाली आपराधिक संगठनों का सामना करने और निर्णायक रूप से जीतने की सरकार की क्षमता में जनता का विश्वास फिर से स्थापित किया। ये मुकदमे स्वयं एक राष्ट्रीय तमाशा बन गए, जिसमें मीडिया कवरेज ने कार्टेल संचालन की परिष्कृतता और अमेरिकी कानून प्रवर्तन की और भी प्रभावशाली क्षमताओं को उजागर किया। सीमा सुरक्षा का नया युग। हमले के 6 महीने बाद सीमा क्षेत्र का रूप इतना बदल गया था कि उसकी पहचान ही नहीं हो पा रही थी। एक घटना की प्रतिक्रिया के रूप में शुरू हुआ यह कदम सीमा सुरक्षा की पूरी तरह से पुनर्कल्पना में बदल गया। प्रत्यक्ष परिवर्तन तुरंत स्पष्ट दिखाई देने लगे। उन्नत रडार प्रणालियों से लैस नए निगरानी टावर अब अनधिकृत क्रॉसिंग का अमेरिकी धरती पर पहुंचने से कई मील पहले ही पता लगा लेते थे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियों से जुड़े ये टावर केवल गतिविधियों के पैटर्न के आधार पर वन्यजीव प्रवासियों और संभावित तस्करों के बीच अंतर कर सकते थे। भूमिगत सेंसरों ने सुरंग खोदने की ऐसी गतिविधियों का पता लगा लिया जो पहले किसी का ध्यान नहीं जाता था। हवाई निगरानी निरंतर लेकिन लगभग अदृश्य हो गई। नए अतिशांत ड्रोन कई दिनों तक हवा में उड़ सकते थे। उनके उच्च रिजोल्यूशन कैमरे जमीन से पकड़े बिना ही विशाल क्षेत्रों को कवर कर सकते थे। ये ड्रोन कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियों पर काम करते थे जो संदिग्ध व्यवहार की पहचान करते थे और केवल आवश्यक होने पर ही मानव संचालकों को सचेत करते थे। शायद सबसे महत्वपूर्ण बदलाव खुफिया संचालित संचालन की ओर था। कार्टेल की गतिविधियों पर प्रतिक्रिया देने के बजाय अधिकारियों ने अब डिजिटल माध्यमों और मानव स्रोतों के जरिए उनके कमांड ढांचों में घुसपैठ कर ली। इस सक्रियतापूर्ण रवैये ने उनके संचालन को शुरू होने से पहले ही बाधित कर दिया। इसका आर्थिक प्रभाव पूरे क्षेत्र में फैल गया। कार्टेलों के रक्षात्मक रुख के साथ वैध सीमा पार व्यापार फल फूल रहा था। वैध सीमा पार बिंदुओं पर प्रतीक्षा समय कम हुआ, जबकि व्यापार की मात्रा में 15% की वृद्धि हुई। सीमावर्ती समुदायों ने बेरोजगारी में कमी दर्ज की क्योंकि व्यवसाय उन क्षेत्रों में लौट आए जिन्हें पहले बहुत खतरनाक माना जाता था। मनोवैज्ञानिक प्रभाव सीमा से कहीं आगे तक फैला। राष्ट्रीय सर्वेक्षणों से पता चला कि सीमा सुरक्षा में अमेरिकियों का विश्वास 2 दशकों में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। सीमावर्ती राज्यों में पर्यटन में तेजी से वृद्धि हुई है और अब पर्यटकों को हिंसा का डर नहीं सताता। सुरक्षा में सुधार के साथ पहले कार्टेल प्रधान क्षेत्रों में संपत्ति के मूल्यों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। देश भर की कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने इस अभियान से सीखे गए सबक अपनाए। कार्टेल के विरुद्ध कारगर साबित हुई नई तकनीकों और रणनीतियों को गिरोह गतिविधि या संगठित अपराध से प्रभावित क्षेत्रों में लागू किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऑपरेशन से जुड़े केस स्टडीज को शामिल किया गया। सबसे ज्यादा स्पष्ट संकेत खुद कार्टेलों से मिले। खुफिया सूत्रों ने बताया कि ये समूह सीमा से हटकर कैरिबियन के कम सुरक्षित रास्तों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
उनकी अजेयता का मिथक उस दिन उनकी सबसे बड़ी सामरिक भूल के लिए मिले जबरदस्त समर्थन से चकनाचूर हो गया, जिस दिन उन्होंने एक अमेरिकी लड़ाकू विमान पर गोलीबारी करने का फैसला किया था। एक और एपिसोड देखने के लिए धन्यवाद। जब तक आप यहाँ हैं, और भी बेहतरीन सामग्री के लिए अपनी स्क्रीन पर वीडियो पर क्लिक करना न भूलें।